अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम ग्राम पॉजिटिव कॉक्स है, नेगेटिव कॉक्स है, पॉजिटिव रॉड्स, नेगेटिव रॉड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास आ गया माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने याद रखना है। ये आपने लिविंगस्टन से भी एक दफ़ा लाजमी करना है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। इसमें से सेपरेट एक क्वेश्चन आता है क्योंकि आपकी स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। तो एक दफ़ा आपने लिविंगस्टन से रीड लाजमी देनी है। एक दफ़ा आपने यहाँ से कर लिया, पहले अच्छी तरह इसको यहाँ से कर लिया, उसके बाद आपने लिविंगस्टन इसको रीड देनी है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो प्रेफर्ड बुक है वो हमारे पास लिविंगस्टन है, और साथ ये आपने एक दफ़ा याद कर ली यहाँ से, उसके बाद आपने लिविंगस्टन देखी, तो आपका ये चैप्टर अच्छी तरह इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके अंदर बफ कलर कॉलोनीज होती हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। रस्ट कलर स्पूटम होता है लेकिन ये जो हमारे पास रस्ट कलर स्पूटम है किसी और में भी होगा, तो आपने ये इसको डायग्नोसिस के लिए नहीं होना, इसके साथ कोई ना कोई चीज़ दी होगी उन्होंने रिलेटेड जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की होगी। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि माइकोबैक्टीरियम में बफ कलर कोनिनीज है और रस्ट कलर स्पूटम इसमें भी है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अक्सर पूछ ली जाती हैं। रोब्स होते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, उसके बाद रिटेन कार्बोफ्यूजन चेन और हाई लिपिड कंटेंट होता है सेल वॉल में। तो ये आपके ये जो दोनों चीज़ें ना, ये आपने लाजमी याद रखनी है कि रिटेन कार्बोफ्यूजन चेन और हाई लिपिड कंटेंट है सेल वॉल का। उसके बाद हमारे पास आ गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारे पास माइकोबैक्टीरिया इसके सबसे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज याद की थी। रॉब्स, एसिड फास्ट बेसिलाई, रिटेन कार्बोफ्यूजन चेन और हाई लिपिड कंटेंट ऑफ द सेल वॉल। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में ऑब्लिगेट रॉब है, ग्रो स्लोली, और इनका डबलिंग टाइम जो होता है वो 18 आवर्स होता है। एसिड फास्ट बेसिलाई हैं, ग्रोन ऑन द लोवेंसन जेंसन मीडियम, कैटलिस्ट प्रोडक्शन करवा रहे हैं, रेजिस्टेंट टू द एसिड और अल्कलीज हैं। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो टिपिकल माइकोबैक्टीरिया होता है। ये टिपिकल माइकोबैक्टीरिया अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इस वजह से इसमें आपको याद रखना है कि टिपिकल माइकोबैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। उसके बाद इसकी सेल वॉल आ गई। पहले तो हमने बात यही याद रखी कि हाई लिपिड कंटेंट था सेल वॉल में। अब सेल वॉल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसके अंदर लिपिड्स होंगे। लिपिड में हमारे पास कौन कौन से होंगे, माइकोलिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, वेक्स डी और फॉस्फाटाइड्स। तो माइकोलिक एसिड में हमारे पास क्या है, पेलेंट ऑर्गेनिज्म इंक्रीज रेजिस्टेंट टू द CDA, सी से केमिकल डैमेज, डी से डिहाइड्रेशन, ए से एंटीबायोटिक्स, अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो रेडिली इनसाइड द मैक्रोफेज इफेक्टिवली हाइडिंग इट फ्रॉम द होस्ट इम्यूनिटी। और एसिड फास्ट प्रॉपर्टी माइकोलिक एसिड से रिलेटेड है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जिसकी हैं फॉस्फोलिपिड्स की, ये क्या करवा रही है, केसिएटिंग निक्रोसिस करवा रही है। अब इसके अंदर ना एक चीज़ उन्होंने पास पेपर में पूछी थी, सक्रोफुला क्या होता है। तो सक्रोफुला हमारे पास होता है माइकोबैक्टीरियल सर्वाइकल लिम्फोडेनाइटिस that present as a swollen non-tender lymph node in the caseating granulomatous disease। तो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है वो केसिएटिंग निक्रोसिस में हो रहा है इंड्यूस फॉस्फोलिपिड से। उसके बाद वैक्स डी आ जाता है, ये क्या करवा रहे हैं, इंक्रीज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, इंड्यूस सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स टू द बैक्टीरिया। उसके बाद फॉस्फोटाइड्स हैं जो इनहेंस करवा रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फेगोसाइटोस माइकोबैक्टीरिया। तो ये हमारे पास सेल वॉल में ये कंपोनेंट्स आ गए। पास पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ गए ट्रांसमिशन, ये रिस्पायरेटरी एरोसोल से हो रहा है। उसके बाद फैक्टर प्री डिस्पोजिंग में हमारे पास पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये हमारे पास फैक्टर प्री डिस्पोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास पूछे हुए उन्होंने पास पेपर में। उसके बाद हमारे पास पैथोजेनेसिस आ गई, ये इस साल भी आया था पैथोजेनेसिस में UHS में। तो विरुलेंस फैक्टर में सबसे पहले हमने याद रखना है कि कॉर्ड फैक्टर है जो ट्रियालोज डाइमाइकोलेट है। तो ये आपने कॉर्ड फैक्टर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। विरुलेंस फैक्टर, कॉर्ड फैक्टर, ट्रिहालोज डाइमाइकोलेट। उसके बाद नो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, organism primarily infect macrophages and other reticuloendothelial cells. Mycobacterium tuberculosis survive in the phagosome. Organism produce protein, exported repetitive protein that prevent fusion of the phagosome with the lysosome and escape from the degradative enzymes। तो आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो हमारे पास कॉर्ड फैक्टर जब आपके जहन में रहेगा, ट्रियालोज डाइमाइकोलेट, तो आपको आगे याद आ जाएगा। उसके बाद आपने एक प्रोटीन याद रखनी है, एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन, तो आपको सारा मैकेनिज्म याद हो जाएगा। और आपने इसको अच्छी तरह करना है क्योंकि बार बार पास पेपर में उन्होंने पूछा हुआ है। उसके बाद प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है, इसके अंदर हमारे पास गोन फोकस बनता है लोअर लोब ऑफ द लंग में, हील बाय फाइब्रोसिस और कैन लीड टू द प्रोग्रेसिव डिजीज, बैक्टीरियमिया, मिलिट्री, टीबी और हेमेटोजेनस डिसेमिनेशन। ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद स्कैंडी ट्यूबरक्लोसिस, उधर हमारे पास लोअर लोब था, इधर हमारे पास अपर लोब आ गया। CNS लीजन और वर्टिबल ऑस्टियोमाइलाइटिस, पॉट डिजीज इसको बोलते हैं। उसके बाद प्रोटीन कौन कौन सी हैं, ट्यूबरक्लोसिस निकोटाइजिंग टॉक्सिन TNT जिसका नाम है। उसके बाद अर्ली सिक्रीटेड एंटीजन 6 है प्रोटीन्स में। उसके बाद लीजन्स जो हैं वो पास पेपर में बार बार उन्होंने पूछी हुई है। लीजन्स जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड होस्ट रिस्पॉन्स। दो टाइप्स की लीजन होती है, एक्सुडेटिव लीजन एंड ग्रैनुलोमेटस लीजन्स। ग्रैनुलोमेटस लीजन को आपको सेंट्रल केसिएटिंग निक्रोसिस करवा रही है। एपिथेलॉइड सेल्स और लैंगर एंड जाइंट सेल कंटेनिंग द ट्यूबरकल बेसिल और ट्यूबरकल हील बाय द फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। तो आपने ग्रैनुलोमेटस लीजन में ये बातें याद रखनी है। उसके बाद एक्सुडेटिव लीजन आ गया, उसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड अकर एट द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो ये एक्सुडेटिव लीजन है।
तो ये भी चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद गोन कम्प्लेक्स है, ये पेरेंट कैमल एक्सुडेटिव लीजन अलॉन्ग विद द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स आ जाएगा। उसके बाद स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म में दो फिनोमेना होते हैं, वी आर द ट्यूबरकल बैसिलाई, वी आर द ब्लड स्ट्रीम। तो ट्यूबरकल बैसिलाई में हमारे पास क्या होगा, ट्यूबरकल कैन एम्प्टी इट्स केसियस कंटेंट एंड स्प्रेड द ऑर्गेनिज्म टू द अदर पार्ट्स ऑफ द लंग टू द GIT इफ swallowed टू द अदर पर्सन इफ एक्सपेक्टोरेटेड। उसके बाद हमारे पास आ गया वे ब्लड स्ट्रीम डिसेमिनेशन वे द ब्लड स्ट्रीम टू द इंटरनल ऑर्गन अकर व्हेन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फेल्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। तो हमारे पास दो स्प्रेड होते हैं, वे द ट्यूबरकल बैसिलाई वे द ब्लड स्ट्रीम, तो ये याद रखना है। उसके बाद रस्ट कलर स्पूटम, तो ये बहुत ज़्यादा याद रखना कि रस्ट कलर स्पूटम होता है। उसके बाद इसकी सिम्टम्स से सिनेरियो बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसके सिम्टम्स ना बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में हमारे पास फीवर है, फटीग है, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस है। जिस भी सिनेरियो में फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस और फटीग आएगा, आपको सीधा आप पहुंच जाओगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बाद। उसके बाद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में हमारे पास काफा है। उसके बाद GIT ट्यूबरक्लोसिस में एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, डायरिया, फीवर, हेमोरेज, वेट लॉस। उसके बाद पेनलर अल्सर और लोकल एडिनोपैथी। ओरोफ्रेंजियल ट्यूबरक्लोसिस में हो जाएगा रीनल ट्यूबरक्लोसिस में डिसयूरिया, हेमेट्यूरिया, स्टीराइल पायूरिया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद WBC इन यूरिन। उसके बाद सोक्रोफुला, ये इधर आ गया जो मैंने आपको पहले लिखवाया, ये UHS का सवाल है, सोक्रोफुला। उसके बाद मिलिट्री TB है, ट्यूबरक्लोस मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस का एक और आ गया हमारे पास। उसके बाद पॉट्स डिजीज है जो हमने ऊपर किया, और उसके बाद एरिथीमा नोडोसम है। उसके बाद लेबॉर्टरी डायग्नोसिस इसकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसके अंदर ज़ील नेल्सन स्टेनिंग आ जाएगी, जिसको वो एसिड फास्ट बेसिलाई पढ़ना था, तो वो हमारे पास एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। फिर लोवेंसन जेंसन एगर है जिसके ऊपर ये ग्रो करा, तो वो स्पेसिमेन ट्रीटेड विद NaOH। उसके बाद ऑरामीन स्टेन है जो विजुअलाइज बाय द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। उसके बाद बैक्टर मीडियम है, बैक्टर मीडियम रेडियो एक्टिव मेटाबोल है, प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव CO2। तो ये हमारे पास जो लोवेंसन जेंसन मीडियम है वो सॉलिड मीडियम है, और जो बैक्टर मीडियम है वो हमारे पास लिक्विड मीडियम है। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से, उसके बाद हमारे पास ससेप्टिबिलिटी और मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिसके अंदर डिटेक्ट म्यूटेशन इन द क्रोमोसोमल जीन, ल्यूसीफ्रेज ऐसे है जो डिटेक्ट कर रहा है ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म को, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, PPD स्किन टेस्ट और इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे। तो अब हमने कौन कौन सी की, पहले हमारे पास ज़ील नेल्सन स्टेनिंग, पहले अब लाइन वाइज करते हैं। पहले हमने ज़ील नेल्सन स्टेनिंग कर ली, इसको साइड पे रख लिया, दिमाग में उठा लिया ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। उसके बाद हमारे पास लोवेंसन जेंसन एगर था जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा था, ये भी हमने दिमाग में बिठा लिया। उसके बाद ऑरामीन स्टेन था, और उसके बाद बैक्टर मीडियम। तो चार तो हमने याद करिए, ज़ील नेल्सन, लोवेंसन जेंसन मीडियम, और उसके बाद ऑरामीन स्टेन और बैक्टर मीडियम, चार आपके जहन में अब पक्के बैठ गए हैं। उसके बाद हमारे पास ससेप्टिबिलिटी और मॉलिक्यूलर टेस्ट है, तो ये आपने जब म्यूटेशन जो डिटेक्ट करता है वो आपने देखना है, ससेप्टिबिलिटी और मॉलिक्यूलर टेस्ट डिटेक्शन करेगा। उसके बाद ल्यूसीफरेज ऐसे है जो डिटेक्ट कर रहा है ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म को, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, PPD स्किन टेस्ट और इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे हैं। तो अब आपके जहन में ये सारी डायग्नोसिस भी, ज़ील नेल्सन स्टेनिंग, लोवेंसन जेंसन मीडियम था, ऑरामीन स्टेन था, बैक्टर मीडियम था, ससेप्टिबिलिटी और मॉलिक्यूलर टेस्ट था, उसके बाद ल्यूसीफरेज ऐसे था, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट था, उसके बाद PPD स्किन टेस्ट और इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे। अब आपको नहीं भूलेगा, एक दफ़ा आपने दोबारा रीड करना है, देखना आपको इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। उसके बाद ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आ गया। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसका प्रोसीजर याद रखना है, हमेशा भूल जाता है, तो इसको जहन में रखना है कि एंटीजन इन द प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंजेक्ट इंट्राडर्मली ऑन द स्किन ऑफ द फोरआर्म। तो हमारे पास जो MCQ में पूछा हुआ था उसने प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पूछा हुआ था ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में, और साथ हमारे पास उसने मेजर द डायमीटर ऑफ इंड्यूरेशन, स्वेलिंग जो होती है वो देखनी होती है हमने बिटवीन द 48 to 72 आवर्स। तो इंटरप्रिटेशन में अगर हमारे पास 15 मिलीमीटर और मोर होगी तो नो नोन रिस्क फैक्टर्स होगा, अगर हमारे पास इंड्यूरेशन 12 मिलीमीटर और मोर होगी तो हमारे पास हाई रिस्क फैक्टर होगा, और अगर हमारे पास 5 मिलीमीटर और मोर होगी तो डेफिशिएंट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी। पैथोजेनिक फिनोमेना क्या, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। तो मैं आपको जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी का सारा बताऊंगा। तो टाइप 4 में जो है ना ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, ये आपने पूरा एक दफ़ा याद रख लेना कि प्रोसीजर में हमारे पास प्योरीफाइड स्किन डेरिवेटिव था, उसके बाद इंड्यूरेशन देखी हमने, जो स्वेलिंग होती है 15, 10, 5 फिगर याद रखनी है, डेफिशिएंट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी 5 में होगी, और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4 जो है वो इसके अंदर हो रहा है। तो अब हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी डॉट से याद रखना है। अब इसके अंदर हमारे पास ये चार हैं, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज़ अच्छी तरह करनी है। तो इसके अंदर यूजफुल होता है नॉन कंप्लायंस पेशेंट में, प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ द MDR हमारे पास क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट ऑब्जर्व बाय द पेशेंट और कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये चार चीज़ें हमने डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी से रिलेटेड याद रखनी है। अब हमारे पास आ गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंट टू एटलीस्ट 2 मोस्ट पावरफुल एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स एस आइसोनियासिड और रिफेम्पेन, ये हम इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की राइप होते हैं रिफेम्पेन, आइसोनियासिड, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल,
ये हमारे पास, इससे याद रखना है आपको, ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग होते हैं। अगर दो पावरफुल एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग का रेजिस्टर होंगी तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोलेंगे, आइसोनियासिड और रिफेम्पिन। और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट एक्सडीआर क्या होता है, अगर आइसोनियासिड रिफेम्पिन दोनों से प्लस द फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंजेक्टेबल सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स में फ्लोरोक्विनोलोन्स थी, मीकासिन थी, टेट्रासाइक्लिन थी। ये हमने चीज़ें याद रखनी है कि अगर वो सेकंड इंजेक्टेबल सेकंड लाइन ऑफ ड्रग या फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ हो जाएगा तो वो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब हमारे पास एक पास पेपर में ही सवाल था कि किस तरह इसकी रेजिस्टेंस होती है। तो सेल वॉल की वजह से ड्रग मॉडिफाई इनएक्टिवेट कर देते हैं एंजाइम्स को, उसके बाद म्यूटेशन की वजह से, ड्रग रिफ्लेक्स सिस्टम से, और पुअर कंप्लाइंस की वजह, पुअर नॉन कंप्लाइंस की वजह से हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे पास करवा रही हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं। उसके बाद ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया, टिपिकल माइकोबैक्टीरिया हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास आ गया ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया। तो माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरक्लोसिस, इसका नाम मॉड्स होता है, इसके अंदर ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया आ जाएगा। ये भी पास पेपर का सवाल है कि क्यों ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो दे आर कॉल्ड ए टिपिकल बिकॉज दे डिफर इन द सर्टेन एस्पेक्ट फ्रॉम द प्रोटोटाइप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है वो रन योन क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट। तो हमारे पास सबसे पहले 4 ग्रुप्स में ये डिवाइड हुआ हुआ है। इसको अच्छी तरह करना क्योंकि ये बार बार पास पेपर में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहले 3 ग्रुप है ना वो स्लो हैं। देखो सबका ये स्लो है, ये स्लो है, ये स्लो है, ग्रोथ रेट तीनों का स्लो है। और ग्रुप 1, 2 और 3 और 4। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमारे पास पहले वाले में जो है वो हमारे पास फोटोक्रोमोजन है, मतलब ये कि येलो ऑरेंज पिगमेंट कॉलोनी लाइट में शो कर रहा है। उसके बाद पिगमेंट अगर डार्क हो जाएगा तो वो कोटोक्रोमोजन, फोटोक्रोमोजन, स्कोटोक्रोमोजन। उसके बाद हमारे पास नॉन क्रोमोजन के मतलब वो रिस्पेक्टिव ऑफ लाइट और डार्क वो पिगमेंट ही नहीं शो कर रहा। तो ये हमारे पास ये आ जाएंगे नॉन क्रोमोजन। तो कौन कौन से, पहले हमने तीनों स्लो देख लिए, चौथा फास्ट है, फिर हमने देख लिया पहला फोटोक्रोमोजन है, दूसरा स्कोटोक्रोमोजन है, फिर तीसरा हमारे पास नॉन क्रोमोजन है। उसके बाद हमारे पास आगे इसकी एग्जाम्पल्स इसकी लाजमी याद रखनी है। माइकोबैक्टीरियम कैंसिसी से याद रखना है ये। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम मैरिनम जो स्विमिंग पूल ग्रेनुलोमा में होता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। मैरिनम ये बार बार एमसीक्यू में पूछते हैं। माइकोबैक्टीरियम मैरिनम और कैंसिसी इसमें आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया सोक्रोफुला, हमने पहले पढ़ा था तो ये हमने सेकंड में डाल दिया, माइकोबैक्टीरियम सोक्रोफिलेसियम। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कम्प्लेक्स, ये भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आता है, टाइप 3 होती है इसकी, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कम्प्लेक्स। उसके बाद हमारे पास 4 में रैपिड आ गया। रैपिड में हमारे पास पेगमेटिस याद कर लिया, एब्सेसिस याद कर लिया, या ये कैलोनी कम्प्लेक्स याद कर लिया। तो ये चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है, ये टेबल अक्सर पास पेपर में पूछ लेते हैं। तो अब हमारे पास कौन सा था, पहले हमारे पे पहले वाले ग्रुप में माइकोबैक्टीरियम कैंसिसी था, और एक हमारे पास स्विमिंग पूल ग्रैनुलोमा वाला था वो मैरिनम था। उसके बाद हमारे पास आ गया माइकोबैक्टीरियम सोक्रोफिलेसियम सेकंड ग्रुप में। उसके बाद एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स 3 से रिलेटेड होता है। तो 3 वाला जो है ना कॉम्प्लेक्स आपने याद रखना है, एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स है। और हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एसोसिएट कर रहे थे आपस में। उसके बाद हमारे पास एब्सेसिस और स्पिगमेटिस 4 में आ गया और रैपिड होता है वो। उसके बाद हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्री आ गया, ये लेप्रोसी करवा रही है, हैंसन डिजीज। इसके अंदर हमारे पास जो पास पेपर में सवाल आता है सिनेरियो किस तरह बनता है, उसने पूछा हुआ था कि हाइपोपिगमेंटेड मैकुलर और प्लेक लाइक स्किन लीजन है, थिक एंड सुपरफिशियल नर्व्स है, लॉस ऑफ सेंसेशन इन द स्किन लीजन है। तो वो कौन करवा रहा है, वो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। इसके अलावा वाइट स्पॉट है, रेस इरिथमेटस लीजन है, और वो एनेस्थाइज है, और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रही है किसमें, माइकोबैक्टीरियम लेप्री में। लेप्रोसी जो है हैंसन डिजीज करवा रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नॉट ग्रोथ इन द लेबोरेटरी, वीक एसिड फास्ट बेसिलाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ग्रोथ इन द स्किन और सुपरफिशियल नर्व्स। तो स्किन वाला तो हमने नीचे पढ़ लिया, थिक एंड सुपरफिशियल नर्व्स इसके अंदर ही होती है। इसका डबलिंग टाइम कितना है, 14 डेज। उसके बाद ट्रांसमिशन किस तरह होनी है, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट ऑफ द लेप्रोमेटस लेप्रोसी। उसके बाद पैथोजेनेसिस में हमारे पास आ गए ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट इंटरसेलुलरली विद इन द स्किन, हिस्टियोसाइट, एंडोथेलियल सेल, श्वान सेल्स ऑफ द नर्व्स। उसके बाद नर्व डैमेज इन द लेप्रोसी रिजल्ट इन द 2 processes damage caused by the direct contact with the bacterium and damage caused by the cell mediated immune attack on the nerves। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग, ये तीनों तो हमने गोल के भी जानी है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री की क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ट्यूबरकुलर लेप्रोसिस है। उसके बाद लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, उसकी कंडीशंस क्या है, हमारे पास मल्टीपल नोडुलर स्किन लीजन है। उसके बाद हमारे पास लाइन लाइक फेसीज हो जाती है और इथीमा नोडोसम लेप्रोसम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास डबलिंग टाइम हमने देख लिया 14 डेज है, और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और हमने ये वाली जो है क्लिनिकल फाइंडिंग ट्यूबरकुलर लेप्रोसी की ये तो याद कर ली अच्छी तरह। उसके बाद हमारे पास दोनों का डिफरेंस आ गया कि हमारे पास फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, सबसे पहले हमने ट्यूबरकुलर लेप्रोसी देखी, उसके लेप्रोमेटस लेप्रोसी देखी। तो हमने ये जो था ना, ये एक दफ़ा टेबल आपने याद करना है, इसका कोई निमोनिक नहीं बनना था, मैंने वैसे ही रट्टा मारने के लिए बार बार LDNN TCLT से याद किया था।
तो आपने भी यही, अगर आपको बेस्ट लगे तो आपने यही देख लेना है। टाइप ऑफ लीजन में हम हमारे पास क्या है, इसके अंदर 1 to 5 लीजन विद लिटिल टिश्यू डिस्ट्रक्शन हाइपोपिगमेंटेड स्टेट होती है। इसके अंदर मोर देन 5 लीजन विद मार्क टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी है, पॉसी बेसिलरी है और वो मल्टी बेसिलरी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिकल है। नर्व ट्रंक में ये ओनली वन नर्व ट्रंक है, वो मैनी नर्व ट्रंक है। उसके बाद नंबर ऑफ एसिड फास्ट बेसिला इसके अंदर फ्यू है, उसके अंदर मैनी है। उसके बाद लाइवलीहुड ऑफ ट्रांसमिटिंग लेप्रोसी तो हमारे पास इसके अंदर लो है, उसके अंदर हाई है। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स किसका ज़्यादा होता है, उससे ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी का, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास लेप्रोविन स्किन टेस्ट, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। और टाइप ऑफ इंटरफेरॉन जो है वो इसके अंदर इंटरफेरॉन गैमा है, उसके अंदर इंटरफेरॉन बीटा है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आगे इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डायग्नोसिस यूजली ऑन द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम मैंने आपको पहले बता दिए थे। थिक सुपरफिशियल नर्व्स थी, उसके अंदर स्पेसिमन स्किन और नेजल स्क्रैपिंग थी। जीन लेंसर स्टेनिंग में लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस कॉन्टेनिंग द एसिड फास्ट बेसिलर। सीरोलॉजी में आईजीएम एंटीबॉडी इन द लेप्रोमेटस टाइप और पीसीआर। और इसकी ट्रीटमेंट में हम रिफेम्पिन, डेप्सोन और क्लोफेजिमीन देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक पास पेपर में सवाल आया हुआ था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये हाईली विरुलेंट है, वो लेस विरुलेंट है। ये कैन इन्फेक्टेड द हेल्दी लंग्स। ये हमारे पास जो डिजीज लंग को मोस्टली इफेक्ट करते हैं। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है, ये इन्वायरमेंट टू ह्यूमन होती है। उसके बाद ये सेंसिटिव टू ड्रग है और ये रेजिस्टेंट टू ड्रग्स हैं। इस तरह आपका माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस वाला चैप्टर भी एक दफ़ा हो गया, लेकिन इसको आपने लाजमी लेवल से एक दफ़ा रीड देनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका वेटेज ज़्यादा है।